हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो आइए आज हम देखते हैं कि आज हमारा क्या परफॉर्मेंस था, क्या एनालिसिस था। तो देखिए, उसके परफॉर्मेंस से दिखाने के से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम मार्केट के लिए पहले से एक दिन पहले प्रिपेयर्ड रहते हैं, अगर हमें पता होता है किस लेवल पे हमें बाई करना है या किस लेवल पे हमें सेल करना है, तो ये एनालिसिस कितना हेल्प करता है आपको ट्रेड लेने में विद कॉन्फिडेंस। तो पहले मैं आपको अपना पोजीशंस दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा हाउ जो हमारा एनालिसिस था उसको हमने किस तरीके से प्लान किया। ये जो एनालिसिस था मार्केट का, ये मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था। आई होप आप लोगों ने वो चीज़ वॉच करी होगी, और अगर आपने उस चीज़ को समझा होगा, उस चीज़ को फॉलो किया होगा, तो आई थिंक आज आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा इस मार्केट से। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। तो ये हमारी पोजीशन हैं। तो ये देखिए, आज हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का, जो कि हमारा 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड है। जनरली 10,000 का हम एसएल प्लान करते हैं और 20,000 का हमारा टारगेट रहता है। बट ये 1:1 क्यों रहा है, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आइए हम ट्रेड देख लेते हैं कि ये ट्रेड हमने क्या लिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 21,850 का पी शॉर्ट किया था। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, तो मैं आप पहले एक बार स्क्रीन रिफ़्रेश कर देता हूँ, आपको देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा लेवल्स था, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ। आपको अगर याद होगा, कल हमने एनालिसिस जो निफ्टी का किया था, तो उसमें हमारा हाईएस्ट प्रोबेबल ट्रेड क्या था। अगर आपको कल ध्यान हो तो हमने कहा था कि अगर मार्केट कहीं जहाँ यहाँ क्लोजिंग दी है, तो कहीं यहाँ फ्लैट ओपन हो और फिर क्या करे, ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो हम क्या प्लान करेंगे, एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, हमारा व्यू जो निफ्टी को लेके था वो ऐसा बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं था। एक ही चीज़ मैंने आपको कही थी, क्या चीज़ कही थी, कि हम बेयरिश ट्रेड कौन सा प्लान करेंगे कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कहाँ पे, यहाँ पे, इस सॉरी इस रेजिस्टेंस के पास कहीं अगर मार्केट ओपन होता है, मतलब 100-150 पॉइंट ओपन होता है, और वहाँ हमें एक रेड कैंडल बनती है 15 मिनट की कैंडल में, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते होगे कि पहली 15 मिनट की कैंडल जो थी, यहाँ पे रेड बनी एज़ पर आवर एनालिसिस। तो क्या हमें यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर देना चाहिए था? मैंने यहाँ पे इस मार्केट को शॉर्ट नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना क्या करा, एक एसएल बचा लिया। अच्छा, जब हमारा ये एनालिसिस था कि अगर रेजिस्टेंस के पास मार्केट खुलेगा तो हमें शॉर्ट करना है, तो फिर हमने यहाँ शॉर्ट ट्रेड क्यों नहीं लिया। खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड क्यों नहीं लिया। देखिए ट्रेडर्स, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला तो मेरा यहाँ पे एनालिसिस से ज़्यादा जो मेरे एसएल बचाने में जिसने मदद करी, वो था मेरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे, ये जो 15 मिनट की कैंडल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो 15 मिनट की कैंडल है, आप अगर इसे देखोगे कि कितने पॉइंट्स की है, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो चलिए मैं शॉर्ट ट्रेड यहाँ से आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट पोजिशंस यहाँ पे, ये इसका लो है। ठीक है, या इसकी क्लोजिंग से अगर हम देखें तो आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट इसके ऊपर का, ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की कैंडल है। अगर लो भी अगर मैं इसका ले लेता ना, तो ये तो 70 पॉइंट की कैंडल हो जाती। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस 70 पॉइंट की रेड कैंडल के नीचे मैं अपना एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करता, तो मैं एसएल कहाँ रखता। ऑब्वियसली इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर बफर देने के लिए, 60 है तो 65 पॉइंट्स का। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 65 पॉइंट का एसएल रखता, तो मैं टारगेट क्या होता है मेरा, मैंने कहा था जैसे 1:2। तो ये देखिए 1:2 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, मार्केट का एक इम्पोर्टेंट क्या है, सपोर्ट है, पहली चीज़। और दूसरा, हमारा व्यू जो मार्केट को लेके था वो पहले से ही थोड़ा सा कल से क्या था, बुलिश था। बेयर ट्रेड हम नेक्स्ट उसमें मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब अगर हमें कोई बुलिश ट्रेड नहीं मिला, और अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ने हमें मतलब क्या कहना चाहिए, मूवमेंट दिया, तो ही हम एक बेयर ट्रेड प्लान करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा था, कि भाई मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अगर 60 पॉइंट का या 65 पॉइंट का ऐसे रखूँ तो उसके अगेंस्ट 130 पॉइंट्स का मूव मेरे को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये 1:2 का है। तो आपको क्या लगता है, इंट्राडे में निफ्टी 130 पॉइंट्स नीचे की तरफ मूव कर सकता है? देखो, करने को तो वो 200, 300, 400, 500 पॉइंट भी कर सकता है, बट क्योंकि हमारा व्यू बुलिश था, प्लस यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स थे। ठीक है, तो कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता था। तो पहला रीज़न तो यही था कि मेरा यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं था, मतलब मुझे सही नहीं लग रहा था। अगर मैं आपको
फ्रैंकली कहूँ, क्योंकि 65 पॉइंट का एसएल या 60 पॉइंट का एसएल जनरली मैं इंट्राडे में प्लान नहीं करता, नॉर्मली 30 से 40 पॉइंट तक का एसएल में ही प्लान करता हूँ। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि इस कैंडल का जरूर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल के ने इसका लो भी ब्रेक नहीं किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक दिन में 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल प्लान नहीं करता। तो पहली चीज़ तो यही थी कि इस कैंडल का जो कहना चाहिए कैंडल की बॉडी थी वो ग्रेटर देन 40 थी, तो जनरली एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था हमें, पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर आप देख सकते हो ना कि भले ही ये एक रेड कैंडल बनी है ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे, पर नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया। और क्योंकि यहाँ पर एक विक थी तो मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए भी वेट कर रहा था। हालांकि अगर इसका लो ब्रेक करता भी है तो भी मैं ये ट्रेड जनरली अवॉइड करता, बिकॉज मैंने आपको पहला रीज़न बताया। तो क्योंकि ये ऑलरेडी 60 पॉइंट्स का था, तो 60 पॉइंट का एसएल हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है, तो बेसिकली हम 60 पॉइंट का एसएल नहीं प्लान करते हैं। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड जनरली अवॉइड किया। तो अगर आप देखो तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये ट्रेड आ रहा होता है तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत सी चीज़ें एक है ना एक्साइटमेंट होता है कि यार रेजिस्टेंस के पास एक 15 मिनट की कैंडल बनी है, चलो ठीक है वीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। बट इसलिए मैंने कहा था पेशेंस और डिसिप्लिन, और वो भी डिसिप्लिन वैसा वाला डिसिप्लिन नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, वेट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या वेट किया कि मेरे को ये था कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा, तो अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे मैं ज़रूर एक ट्रेड प्लान करूँगा। और वही हुआ। ये मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ से इस रेड कैंडल के पास सीधे क्या गया ऊपर, और फिर क्या किया कंसोलिडेट, और इस कैंडल के आसपास इसने क्या दिया हमें, ब्रेकआउट। तो जब एक अप मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट जो होता है बाइबल होता है बेसिकली। तो हम इसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ था ना, मतलब मेरा बहुत हाई कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा। ओनली इशू क्या हुआ, ये जो कैंडल बनी ब्रेकआउट आया, ये किसके आसपास है, 12 पे था, मतलब 1 बजे के आसपास ये ट्रेड हमने प्लान किया था, मतलब ट्रेड लिया था। अगर आप मेरी ऑर्डर हिस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं 12:58 के आसपास, मतलब 1 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया। तो जनरली 1 बजे और 3 साढ़े 3 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था टाइम हमारे पास मार्केट के लिए। वो एक ही कंडीशन में हमें टारगेट दे सकता था कि जब ये मार्केट क्या करे, एक सीध में ऊपर की तरफ जाए। और काफ़ी हद तक हुआ भी कि जैसे हमने ट्रेड लिया, आप देख सकते हो उसके बाद सीधे मार्केट क्या हुआ, एक मूव में ऊपर की तरफ गया। बट यहाँ पे हमें 1:1 मिल रहा था, तो फिर हमने क्या किया, ट्रेल करना स्टार्ट किया। बट ये जो पुल बैक आया, ये थोड़ा सा डीप पुल बैक आ गया, तो ये हमारा ऑलमोस्ट है ना कॉस्ट टू कॉस्ट पे हिट होते होते बचा, इस पॉइंट पे आते आते ना आप देख सकते हो बस बच ही गया था यहाँ पे। और फिर यहाँ से अप मूव के कारण अल्टीमेटली जब मार्केट क्लोज हुआ तो हमें टारगेट तो नहीं मिला, पर 1:1 में हमने ये ट्रेड क्लोज किया। अल्टीमेटली पैसा घर आना चाहिए कैसे भी आए, और ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, अपना रूल्स फॉलो किया, हमारा जो प्लान था वो फॉलो किया। हमने ये नहीं देखा कि पहले 15 मिनट की कैंडल रेड बनी तो सीधे उठ के शॉर्ट कर दिया। हमने यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस दी, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को, और उसी का बेनिफिट हमें यहाँ मिला। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको बताऊँ बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ हुई थी, पर बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों ट्रेड नहीं लिया, देखिए बैंक में निफ्टी में भी वही चीज़ हुई। कहाँ गया आज का मार्केट, अगर मैं आपको बताऊँ, पहली कैंडल ये थी, ये वाली कैंडल पहली वाली कैंडल थी, ठीक है, अगेन रेड कैंडल थी, बट इस जोन के पास मिली थी। तो कल हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलते ही अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे तो हम क्या करेंगे, मार्केट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने कहा था मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस थे। तो इसने क्या किया, इस कैंडल ने नीचे ब्रेक करने की तो कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ कहीं इस तरीके से क्लोजिंग दे दी, मतलब एक तरीके का क्या बना दिया, डोजी कैंडल बना दी। तो यहाँ पे हमें अनश्योर थे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इस ट्रेड को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर समझा। अब नेक्स्ट हुआ क्या, देखें अगर मैं आपको बताऊँ, बैंक निफ्टी ये सीधे मूव किया और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। आप मुझे बताओ, क्या इस ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते थे, क्या एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते थे? नहीं। अगेन ये हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि आप ये देखो कि मार्केट जो है ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन एक प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद दिया है नहीं। यहाँ से आप देखोगे कंटिन्यूसली 1 2 3 4 एक सीधे ग्रीन कैंडल बनी है,
मतलब एक तरीके का स्ट्रेट अप मूव आया है विदाउट एनी कंसोलिडेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। या आप सोचो मार्केट ऑलरेडी इतना तेज़ भाग चुका है, अब आप मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जितना तेज़ भागा है इतना ही तेज़ और भागे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून ये भाग भी जाता है, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉपर ट्रेडिंग एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो ये सही नहीं होता है कि हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट विदाउट एनी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, पहली चीज़। और दूसरा, अगर आप इसको देखोगे कि कितने पॉइंट का अप मूव है, तो मैं अगर आपको यहाँ से बताऊँ, आप चेक कीजिए इसको कि यहाँ से आप देखो ये जो ब्रेकआउट है यहाँ से यहाँ तक का कितने पॉइंट का है, 260 पॉइंट का, 270 पॉइंट का ब्रेकआउट है। मतलब सीधे एक सांस में, मतलब एक घंटे में मार्केट 300 पॉइंट मूव कर गया विदाउट एनी रेड कैंडल इन बिटवीन, विदाउट एनी कंसोलिडेशन इन बिटवीन। तो क्या यहाँ पे ब्रेकआउट बनता था हमारा? नहीं। क्या यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनता था? नहीं। हमारा नेक्स्ट बेस्ट ट्रेड क्या था कि अगर इसको सस्टेन होना है, मतलब ये ब्रेकआउट अगर रियल ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या आना चाहिए, पुल बैक। और हुआ भी वही, आप देख सकते हो, एक इतने बड़े मूव के बाद एक क्या आया, पुल बैक। और ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है और ये रिपीट होता है कि एक बुलिश मूव के बाद एक अगर हमें पुल बैक मिले, कितना पुल बैक, इस पूरे मूव का मैक्सिमम 50%, 30 से 50%। और हुआ भी वही, ये विद इन 50% है और फिर ये ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पे मैं डबली श्योर था कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। मैं यहाँ बैंक निफ्टी का भी पुट शॉर्ट कर सकता था, बट अगेन मैंने बैंक निफ्टी का भी ये ट्रेड नहीं लिया। रीज़न क्या था? रीज़न अगेन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल कितने पॉइंट की, अगर मैं यहाँ पे इसके इवन क्लोजिंग से भी अगर देखूँ और इसके नीचे अगर एसएल प्लान करूँ, तो देखिए मेरा एसएल कितने का हो रहा है, 120 पॉइंट का। क्या ये वाइज है कि 120 पॉइंट का एसएल? और ऊपर से जो है यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस है ना ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर अगर मैं देखूँ कितना आ रहा है, 143 का, ऑलमोस्ट 1:1 का। तो क्या ये रिस्क लेना वाइजेबल था? नहीं। और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ भी हमारे डिसिप्लिन ने हमें बचा लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेते तो ऊपर तो गया और एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ गया और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से फिर क्या आया, नीचे आया, और हमारा यहाँ अननेसेसरी क्या हो जाता, एक एसएल हिट हो जाता। तो 10,000 तो हमने वहाँ कमाए और 10,000 यहाँ पे गवा देते, नेट टू नेट क्या होता है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते। आपको लगता है एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, कुछ पाया नहीं, पर कुछ खोया भी नहीं। बट आप बताओ 10,000 का 10,000 जो आपके पास आए, वॉट एवर अमाउंट जो आपके पास आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि आपका एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना? आपका एनालिसिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। बिकॉज ठीक है, आज आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कल 1 लाख का भी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपने ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, क्योंकि देखो मन मेरा बहुत कर रहा था यहाँ पे इस लेने का, बट सिर्फ जो चीज़ मेरे को रोकी वो क्या था, एक रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं ये नहीं रुकता तो यहाँ पे ये सीधा मेरा आज एक एसएल ले ही गया होता पूरा का पूरा। आप देख सकते हो है ना, निफ्टी में जरूर मेरे को 1:1 मिला, पर यहाँ पर मेरे को पूरा मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हो जाता है, एसएल हो जाता है। तो अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 नहीं आ रहा है, एक बड़ी कैंडल बन गई है, तो जनरली मैं एक पुल बैक का वेट करना पसंद करता हूँ। हाँ, इस ब्रेकआउट के बाद ये अगर थोड़ा सा पुल बैक यहाँ तक लेता और फिर एक बुलिश कैंडल बनाता, तो ज़रूर मैं थोड़ा सा एक है ना कम एसएल के साथ ये ट्रेड प्लान कर सकता था। तो ये हमारा एनालिसिस था। तो आज फ्राइडे था, एंड ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी जो हमारा ट्रेड क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हो ना कि जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, बिना किसी इंडिकेटर से 2 हफ्ते तक लगातार हम ट्रेड करके बता रहे हैं, और आप देख सकते हो सिर्फ 3 या 4 बार ही हमारा एसएल हुआ है आउट ऑफ है ना 7-8 ट्रेड्स में। तो 7-8 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं और 3 या 4 ट्रेड्स जो हैं वो एसएल हिट हुए हैं। ठीक है, अगेन एसएल हिट होना ट्रेडिंग का पार्ट है, प्रॉफिट भी ट्रेडिंग का पार्ट है। इस पे फोकस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस पर फोकस करें, एनालिसिस पे। आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एनालिसिस से आपको ट्रेडिंग में भी एक नए इंसाइट्स मिले होंगे, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना आ गया तो आपको किसी भी प्रकार के इंडिकेटर की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी भी इंडिकेटर की। आप सिर्फ प्राइस को मूव करते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हो कि, क्योंकि ये पैटर्न्स होते हैं ना, ये है ना 100 साल पहले भी यही पैटर्न्स थे, 100 साल मतलब आज भी ये पैटर्न्स हैं, 100 साल बाद भी यही पैटर्न्स रहेंगे, पैटर्न्स नहीं बदलने वाले। कोई आप पर ट्रेड आएगा, आप तभी अगर ट्रेड लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए आज हमने, अगर आप देख सकते हो, एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी दोनों में अपने एक एसएल बचाया। दोनों में कैसे एसएल बताया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी में अगर मैं इस ब्रेकआउट के आसपास
कौन से ब्रेकआउट की बात करूँ, इस ब्रेकआउट के आसपास ये वाला कौन सा 12:45 का जो था, अगर मैं ट्रेड ले लेता तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, एक एसएल हिट कर जाता है। सेम चीज़ थी हमारे किसके साथ, निफ्टी के साथ। निफ्टी में भी अगर मैं इस 15 मिनट की रेड कैंडल को देख के शॉर्ट करता तो अगेन मेरे यहाँ पे क्या होता, 5-10 मिनट नहीं लगते, मतलब 2-15 मिनट की कैंडल में काम हो जाता मेरा पूरा का पूरा। तो अल्टीमेटली एक एसएल हिट करने से ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि अकाउंट में ड्रॉ डाउन आ जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, या मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। ठीक है, वो मेरा प्लान रहता है एक 10,000 का ट्रेड। बट आप अगर एक प्रॉपर देख रहे होंगे कि अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग से चलें तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और दूसरा मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। और मेरा उद्देश्य ही, मतलब मेरा मेन फोकस ही इस चीज़ पर है कि प्रॉफिट भले ही कम हो पर आप लॉसेस को क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। तो आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आपको ये एनालिसिस से मेरे जो मैं डेली पोस्ट करता हूँ उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।